बच्चा लोग, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। बेटा चैप्टर चल रहा है आपका केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग का जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहाँ पर बहुत सारी बातें, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उनमें कंपैरिजन और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज का वीडियो लेक्चर देखने से पहले आपको शुरुआत के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के वो देख लेने चाहिए, तभी यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो समझ में आएगा, आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक ही कंडीशन है कि पुराने वीडियो लेक्चर्स जो हैं इस चैप्टर के वो सारे आपके देखे हुए होने चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे वीडियो लेक्चर्स जो कि इस चैप्टर के हैं उनके लिंक्स आपको मिलेंगे। उन लिंक्स पर क्लिक करिए, उन वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पर आइए। हाँ, तो अब हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर से। बेटा जी, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाना शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए कोई एक थ्योरी सफिशिएंट नहीं है, कई थ्योरीज दी गई हैं और अलग अलग थ्योरी अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। तो इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट भी किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। क्या है वो अभी हम सब सीखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी क्या। जैसे आपको याद होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो तरीके की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। एक थी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन और दूसरी थी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। आपको बताया भी था जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाली है वो ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के टर्म में ही अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ कहा गया था कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली ओवरलैप करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड, और इनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट। चलिए वहीं से हम एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया BeCl2 का। BeCl2 बनेगा कैसे? तो बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, 2s2 और p में होंगे 0। ये आएगा निकल के बेटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम वैलेंस शेल की ही बात करते हैं। तो वैलेंस शेल के 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनेगा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अनपेयर्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको, ये जो स्टेट होती है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अच्छा, अब क्या होता है इसके बाद देखिएगा। BeCl2 से साफ साफ पता लग रहा है कि बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं। जब 2 बॉन्ड बनाने होते हैं बेरिलियम को तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अभी कोई अनपेयर्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये सब तो इमेजिन कर लिया गया था कि जब 2 बॉन्ड बनते हैं तो 2 अनपेयर्ड तो होने ही चाहिए। इस तरीके से एक यहां आ गया तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद की कहानी समझिए। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा इमेजिन कर लिया गया
कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस लॉजिक यही है कि BeCl2 में बेरिलियम को 2 क्लोरीन से जुड़ना है, मतलब बेरिलियम ये हो गया Cl, एक Cl के साथ बॉन्ड, दूसरे Cl के साथ बॉन्ड, मतलब बेरिलियम को 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पर नहीं है 2 अनपेयर्ड, तो बस कर लिए। स्पिन कैसे चेंज हो गई, कोई रीजन नहीं दिया गया है इसका, बस ये हो गया, ये 2s और ये 2p। चलिए अगर यहीं पे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाएं तो एक बॉन्ड यहां से बन जाएगा s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, मतलब बेरिलियम का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और दूसरा बॉन्ड बन जाएगा इसका ये p ऑर्बिटल और क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल। तो कुल मिला के बेरिलियम की तरफ से आप जरा देखो, एक बॉन्ड बनाएगा s ऑर्बिटल और एक बॉन्ड कौन बनाएगा, p ऑर्बिटल। जरा ध्यान दीजिएगा, BeCl2 इज एग्जाम्पल, बेरिलियम को 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, p में कितने हैं 0। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग करते हो तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं और 2 अनपेयर्ड चाहिए, तो अनपेयर करा लिया। लॉजिक बस यही है कि 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए 2 अनपेयर्ड होने चाहिए। समझते जाइएगा, टॉपिक को पकड़ के रखिएगा बिल्कुल। 2 अनपेयर्ड हो गए, अब 2 अनपेयर्ड हो गए तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहां से भी बन जाएगा, यहां से भी बन जाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड बनेगा s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, ये बॉन्ड बनेगा p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फ्रॉम बेरिलियम साइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होनी चाहिए बॉन्ड की, और इस वाले बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। बॉन्ड के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की एक लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो वो सब कैसे होंगे, यहाँ पर अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, दोनों की एनर्जी कैसी है, अलग अलग है, दोनों की शेप कैसी है, अलग अलग है, तो दोनों बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, अलग अलग, डिफरेंट। इन दोनों बॉन्ड्स की, ये 2 बॉन्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, तो बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। बट ऑब्जर्वेशंस ये कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये कहते हैं कि BeCl2 में बेरिलियम और क्लोरीन के बीच जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अब प्रॉब्लम हो गई, जब दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं तो अलग अलग ऑर्बिटल्स से बनेंगे, तो आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते। तो यहां पर फिर क्या किया गया, ये कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम कहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, यहां से स्टार्ट हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, अब स्टार्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराना, दिस इज नॉट हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एक जैसे बने, मतलब इन ऑर्बिटल्स को कैसा करना पड़ेगा, आइडेंटिकल करना पड़ेगा। तो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना, एक फिनोमिना को इमेजिन कर लिया गया, ऐसा मान लिया गया कि ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने से पहले अपने आप मर्जिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ये एक s ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, ये मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग में क्या होगा, मिक्स कर गए, एक s का और एक p का, मिक्स करने के बाद फिर स्प्लिट करते हैं। 2 मिक्स किए, स्प्लिट होने के बाद भी 2 ही बनेंगे। अंतर क्या होगा, जब ये मिक्स किए गए थे तो इनकी शेप अलग अलग थी, इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस था, लेकिन मिक्सिंग के बाद जब दोबारा से स्प्लिट होकर के बनेंगे तो इनकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम होगी और इनका शेप भी बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। यानी ये हर मायने में कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये एक इमेजिनरी फिनोमिना है जो मानी गई, इसलिए उसको एज्यूम करना पड़ा सो दैट ये बॉन्ड्स कैसे आ जाएं, आइडेंटिकल। तो ये जो फिनोमिना है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव द न्यू ऑर्बिटल्स विच आर सेम इन नंबर एंड एग्जैक्टली सेम इन एनर्जी, ये जो प्रोसेस होती है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल एक p जब मर्ज करेंगे तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई और एग्जाम्पल हो जिसमें एक s और 2 p मर्ज करे तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp2। ऐसे ही एक s
3p मर्ज करें तो sp3, भाई s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं, एक s एक p तो sp, एक s 2p तो sp2, sp3 तक जाएगा, p के 3 से ऊपर होते नहीं हैं, ऐसे क्या होगा sp3d आएगा, फिर आएगा sp3d2 और फिर आएगा sp3d3। कुल मिला के इतने ही हाइब्रिडाइजेशंस हमें पढ़ने हैं। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, फिर से आपको एक बार बताते हैं। एक बार अगर समझ लोगे बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। BeCl2 बनाना है, हमें यह दिखाना है कि BeCl2 में बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में जो दो बॉन्ड्स बने हैं ये वो आइडेंटिकल हैं। फिलहाल तो हमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहा। अगर हम अनपेयर्ड कर लें तो जो दो बॉन्ड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी, वो आइडेंटिकल नहीं हो पाएंगे। अब इनको आइडेंटिकल करने के लिए क्या किया, एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p का ये मर्ज किए। तो मर्ज करने के बाद इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिएगा यहां पर ये दो ऑर्बिटल, एक ये वाला एक ये वाला, ये मर्ज कर गए। ये जो दो बने हैं ऑर्बिटल इनको हम कहेंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक एक इलेक्ट्रॉन भी है इनके पास, विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, सिंगल है, सिंगल सिग्मा ही होता है, सिग्मा बॉन्ड्स विद क्लोरीन एटम्स, राइट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अब s या p नहीं होगा, इसका नाम भी होगा sp ऑर्बिटल, इसका नाम भी क्या होगा sp ऑर्बिटल। इस तरीके से यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कौन सा हुआ, sp, क्योंकि एक s ऑर्बिटल मर्ज किया और एक p ऑर्बिटल मर्ज किया। आगे देखिए एक आध एग्जांपल्स और लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है CH4 का। कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, चलो ऐसे ही दिखा देते हैं। कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होना है, यानी कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2, p में 2 होते हैं, नहीं सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ p में 2 होते हैं। अब हम बैलेंस शेल की बात करेंगे, ये 2s हो गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p हो गया, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बोली जाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट। बेटा जी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं, 2। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4। तो ये ग्राउंड स्टेट है। इस इलेक्ट्रॉन को जब यहां ले जाएंगे तो ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब एक s और 3p, एक s और 3p मर्ज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा ध्यान देना, यहां पर मिलेंगे 4 sp3 हाइब्रिड orbitals which form sigma bonds with hydrogen atoms। तो ये इस तरीके से 4 ऑर्बिटल हो गए, जो कि अब क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या करने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाने वाले हैं। तो बेटा ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये है हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2s और 3p के मर्ज कर जाएंगे, 2s और 2p वाले ही मर्ज करेंगे। तो जिनकी एनर्जी में द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, वो मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं,
सेम नंबर तो होता ही है, एंड एग्जैक्टली सेम इन एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसको लेना इसलिए पड़ा क्योंकि चारों बॉन्ड्स कैसे होते हैं, यहाँ पर चारों बॉन्ड्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी से लेकर जितने भी पैरामीटर्स आएंगे सब आइडेंटिकल होंगे, और हम उनको तब तक आइडेंटिकल प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि हम ये प्रोसेस नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनेगा 2s से और 3 बॉन्ड बनेंगे 2p से, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अच्छा, अब इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा sp3, इसका नाम भी होगा sp3, इसका नाम भी होगा sp3, इसका नाम भी होगा sp3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरीके से। तो आप जब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भैया ये हम ले क्यों रहे हैं। डायरेक्टली आपको हम अगर कहने लगे कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल ये मर्ज करते हैं तो sp, एक s 2p तो sp2, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया क्यों गया, ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप चीज़ों को क्लियर कर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया सो दैट ये जो बॉन्ड्स के पैरामीटर्स जो कि आइडेंटिकल हैं इनको हम प्रूव कर सकें। और हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, मतलब इमेजिनरी प्रोसेस है जिसको बस एज्यूम किया गया है। एक्सपेरिमेंटली आप कहीं से भी कुछ प्रूव नहीं कर सकते, होते हुए दिखा नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटली बस ऐसे ही प्रूव कर सकते हो कि यहाँ ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। बस यही एक्सपेरिमेंटल प्रूव है इसका, राइट। तो ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग आप डालेंगे, उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, प्यारे से एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इनको समझेंगे। आपको आइडिया लग चुका होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हमने क्यों दिखाया और हाइब्रिडाइजेशन को हम क्यों पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप क्या करें, अब हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे इसके बाद। तो लिखिएगा डेफिनेशन में, द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, phenomena of mixing of atomic orbitals which are slightly different in energy, which are slightly different in energy to give new orbitals. The phenomena of mixing of atomic orbitals which are slightly different in energy to give new orbitals which are same in number and exactly same in energy, and exactly same in energy is called hybridization. तो बेटा ये तो आपको डेफिनेशन बताई हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो ये लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक S एक P मर्ज करेगा तो SP, एक S 2P मर्ज करेंगे तो SP2, ऐसे ही SP3, SP3D, इस तरीके की चीज़ें आएंगी निकल के, वो तो ऑटोमेटिकली आप समझ ही जाओगे। अच्छा, किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको निकालने का एक तो यही तरीका था जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताए थे ना, BeCl2 के, CH4 के। एक तो ये तरीका होता है भाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे गलती भी हो सकती है। ये वाला मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए हुए हों, इनफैक्ट आपको पहले से ही पता हो कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, तो आप वो निकाल के उसमें रख दोगे। तो इसलिए कुछ और मेथड्स भी हैं जिनके जरिए हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं। आप उसको ट्रिक टाइप से मान सकते हो। तो मैथमेटिकल मेथड्स बहुत सारे हैं जहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। बुकिश मेथड्स हैं, लोगों ने अपने मेथड्स बनाए हैं, वो भी हैं। मैं आपको फिलहाल किताब वाला मेथड नहीं, एक सिंपल सा मेथड पढ़ा रहा हूँ जिसके जरिए आप आसानी से किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। तो डालेंगे आप हेडिंग, मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। मैथमेटिकल मेथड
टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। तो जो मैथमेटिकल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, उसमें पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो आप, उसके बाद समझ में आएगा आपको। पॉइंट्स में लिखो, पहला पॉइंट, ऐड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। ऐड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, इसी में लिखें फुल स्टॉप के बाद। नेगेटिव चार्ज इज एडेड एंड पॉजिटिव चार्ज इज सब्ट्रैक्टेड। नेगेटिव चार्ज को जोड़ना है और पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, डिवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सम एज गिवन। जो इलेक्ट्रॉन्स का सम आया है उसको डिवाइड करना है, जैसा कि मैं यहां पर बोल रहा हूं, एज गिवन। एज गिवन नहीं, एज फॉलोइंग। एज फॉलोइंग में यहां पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सम और यहां पे डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉनिक सम 2 से लेकर 8 तक है तो आप डिवाइड करेंगे 2 से। 9 टू लेकर 9 टू 56 है तो डिवाइड करेंगे 8 से, और मोर देन 56 है तो आप डिवाइड करेंगे 18 से। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करिएगा। सेकेंड पॉइंट को आपने ये लिखा है डिवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सम एज फॉलोइंग। ये लिखने के बाद क्वेशेंट क्यू ये होता है, क्वेशेंट गिव्स या क्वेशेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्वेशेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो क्वेशेंट होता है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर होता है। क्वेशेंट या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। इसी में लिखिएगा, आपने लिखा क्वेशेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फुल स्टॉप के बाद फ्रॉम द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वी कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। फ्रॉम द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वी कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बेटा, अगर क्वेशेंट 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होगा एक ऑर्बिटल s का और एक p का, sp। अगर 3 आया तो sp2, 4 आया sp3, 5 आया तो sp3d। भैया s का एक ही ले सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 में एक s एक p, 3 में एक p और बढ़ा दिया, 4 में एक p और बढ़ा दिया। अब p के 3 से ऊपर तो होते नहीं हैं। 6 में sp3d2, 7 में sp3d3। इतने ही हैं हमारे सिलेबस में। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा वो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देगा और वहीं से हम पता लगा लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तब ध्यान दीजिएगा, हमें पता लग गया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। जब आप ये डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सम पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब रिमाइंडर्स आ रहे होंगे, और अगर रिमाइंडर्स आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, व्हेन रिमाइंडर्स कम देन प्रोसेस इज रिपीटेड। अभी समझाएंगे। व्हेन रिमाइंडर्स कम देन प्रोसेस इज रिपीटेड, process is repeated and sum of all quotients
इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सम ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहीं पे एक नोट लिख लो या फोर्थ पॉइंट लिख लो, इफ रिमाइंडर इज 1 इट इज एडेड इन क्वेश्चंस एज सच। ध्यान दें, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सपोज दैट हमें अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बहुत सिंपल है। अभी तक आपको जितना ऐसा कुछ लगा हुआ, अरे ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, वो सब अब क्लियर होने जा रहा है। देखो समझ में कहाँ से नहीं आया होगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। शुरुआत हमने करी थी कि BeCl2 में हमें बेरिलियम और क्लोरीन के बीच के जो दोनों बॉन्ड्स हैं दो क्लोरीन के साथ, उनको हमें किसी भी तरीके से आइडेंटिकल प्रूव करना है। तो आइडेंटिकल प्रूव करने के लिए ये एक फिनोमिना कंसीडर की गई थी, जो क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन। फिर हाइब्रिडाइजेशन वो तो समझ में आ गया होगा, कई बार मैंने उस पर जोर डाला है कि आपके समझ में आ जाए। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे? निकालने का एक तो वही तरीका था जैसे हम निकाल रहे थे पूरा स्ट्रक्चर बना के, लेकिन उससे आपसे गलती होगी। अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं 11th में कि आप डायरेक्टली वहाँ से फाइंड कर सकें, वहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। वो आप कर लेंगे जब आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे और 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो उस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये मेथड यूज़ करोगे, मैथमेटिकल मेथड। मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि NH3 में बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बोला था, आप क्या करें, सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लें। नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? ध्यान रहे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने हैं, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में लिए थे 5, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर 3 हैं, तो कितना आया 8। जो इलेक्ट्रॉनिक सम आया है उसको डिवाइड करें। आप किससे डिवाइड करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉनिक सम 2 से 8 तक होता है तो डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करो बच्चों वाले तरीके से, जैसे हम डिवाइड करते थे लिख करके। 4 आया, ये क्वेश्चंट है। क्वेश्चंट जब 4 होता है तो मैंने आपको लिखाया है 1 S और 3 P, तो पता लग गया यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। इससे सिंपल मेथड आपको और कौन सा मिलेगा? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट SO2 में हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 18। 18 को आप डिवाइड किससे करोगे? 8 से। 16 आ गया, ये 2 आ गया रिमाइंडर। हो गई दिक्कत? अगर रिमाइंडर्स आते हैं तो प्रोसेस को रिपीट करते हैं, मतलब जो रिमाइंडर आए हैं उनको फिर से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितने हैं? 2। रिमाइंडर 2 हैं तो 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक सम 2 से 8 तक होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया। अब तो खत्म हो गया। जो ये क्वेश्चंस आए हैं 2 बार आपने डिवाइड किया था, तो क्वेश्चंस कितने हो गए? 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 हो गया। 3 का मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर लेते हैं। और एग्जांपल्स ले लो। सपोज दैट हमारे पास SO4-2 है। SO4-2 है तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, +2 कितना हो गया 32। 32 को डिवाइड किससे करोगे? 8 से। 8 4 32, 4 का मतलब sp3। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। बस हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको ऐड करेंगे, और अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं और लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो अभी एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं और आपको एक ट्रिक, एक मेथड बता रहे हैं जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो वो भी आपको हम अभी बताने वाले हैं। पहले तो हम आपको होमवर्क के लिए एग्जांपल्स दे रहे हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, जहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है BCl3। उसके बाद CH4 तो हो ही गया, CO2। बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंट्रल एटम का आता है अपने आप, CO2। CO2 के बाद
14th ग्रुप पे हम लोग चल रहे हैं। CO2 निकाल लें, HCN निकाल लें, HNC निकाल लें, और 14th ग्रुप में CCl4 का कर लें। 15th में अमोनिया हो ही गया, PCl3 कर लें, PCl5 कर लें। 15th ग्रुप के बाद 16th में H2O में निकालें, SF6, SF4, H2S, SO2, SO3। 17th ग्रुप में जब हम आएंगे तो IF7, BrCl3, BrCl5 और BrCl, या चलिए इसमें फाइंड कर लीजिए। 16th ग्रुप पे आए तो 18th ग्रुप में 18th ग्रुप में ज़ेनॉन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, इनमें निकालें। फ्लोराइड्स होते हैं 3, XeF2, XeF4, XeF6। XeOF2 में निकालें, XeOF4 में भी निकालें। तो ये इस तरीके से आप सब में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे और लाइव क्लास में हम इनको चेक करेंगे, और अगर आपको नहीं आता है कोई तो हम आपको उसको बताएंगे। हाँ, बात ये चल रही थी कि ये आपको कैसे पता लगेगा कि किस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, अगर आपको ये पता है कि एलिमेंट कौन से ग्रुप का है तो आप आराम से पता लगा सकते हो। पहली बात तो S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं हैं। बेरिलियम को छोड़ दो, बेरिलियम बनाता है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। अगर एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है, पीरियोडिक टेबल आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाई जा चुकी है, फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम, बेरिलियम, फर्स्ट ग्रुप का है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1। सेकेंड ग्रुप का है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। S ब्लॉक हो गया। D ब्लॉक आपके कोर्स में है नहीं अभी। आप आइए P ब्लॉक। P ब्लॉक स्टार्ट होता है 13th ग्रुप से, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 13th ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3। 14th ग्रुप का है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 15th का है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 16th ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17th ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अगर 18th ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ दो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स। तो बेटा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक बताइए तो मैं करके दिखा देता हूं, कौन सा दिखाएं बताइए आप लोग। अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं आंख बंद करके, चलो कोई भी बता देते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाले टफ लग रहे होंगे, इन्हीं में से बता देते हैं। चलो ये उठा लेते हैं। तो ज़ेनॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, क्योंकि ये 18th ग्रुप का है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और फ्लोरीन में होते हैं 7 × 2, जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये कितना हुआ, अच्छा बड़ा आसान हो गया ये तो। 14 ये हुआ, 14 ये हुआ, तो कितना हुआ 28। 28 को आप डिवाइड करोगे 8 से, 8 का पहाड़ा 3, 24, कितना बना 4 बचा, 2 से भाग दोगे तो 4 आ गया, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और भी मेथड्स हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले इतना इसको सीखें बेटा जी। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिनको हम बोलेंगे, हेडिंग डालेंगे छोटी सी इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सेटिस्फाई करेगा लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है आपको सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि एग्जाम के लिए। लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना।
it is a hypothetical phenomena. There is no experimental proof of hybridization. There is no experimental proof of hybridization. ये तो हुआ पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, hybridization is considered only at the time of bonding or in bonded atom, never in isolated और फ्री एटम. बॉन्डेड एटम में ही माना जाता है, कभी भी फ्री या आइसोलेटेड एटम में नहीं माना जाता है. तीसरा पॉइंट, इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम आर मिक्स्ड एंड द एनर्जी डिफरेंस शुड नॉट बी हाई. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज कर रहे हैं एंड द एनर्जी डिफरेंस ऑफ बिटवीन मर्जिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड नॉट बी हाई. मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और जो एटम्स मर्ज करेंगे, जो ऑर्बिटल्स मर्ज करेंगे वो सेम एटम के होंगे. ये पॉइंट हो गया. तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, हाइपोथेटिकल फिनोमिना. दूसरा क्या लिखा, हमेशा बॉन्डेड एटम में या बॉन्डिंग के टाइम पे मानते हैं. तीसरा आपने क्या लिखा, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही मर्ज करते हैं और उनकी एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा छोटा अंतर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट होगा, लिखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उनमें एस करेक्टर आ जाता है और एस ऑर्बिटल से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड. फुल स्टॉप के बाद, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं. नेक्स्ट, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता हैं. द नंबर ऑफ hybrid orbitals is always equal to the number of atomic orbitals mixed. जो हाइब्रिड बनेंगे उनका नंबर हमेशा कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि मिक्स किए थे. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो आपको समझाना पड़ेगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग unpaired electron will take part in hybridization. Full stop के बाद, the atomic orbitals having paired electrons can also take part in hybridization. कहने का तात्पर्य ये है, अभी तक हमने, आप दोनों एग्जाम्पल कॉपी में देखना, BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन आया था. जो s ऑर्बिटल था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जो p ऑर्बिटल था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किए थे उनके पास इलेक्ट्रॉन कैसा था, अनपेयर्ड. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड वाले ही टेक पार्ट करें. आप उदाहरण के तौर पे देखिएगा, अमोनिया में आप निकाल लेना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे 4 और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पर, sp3. अब आपको दिखाते हैं उस तरीके से करके. नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7, 1s2, 2s2 और p में कितने हो गए, 3 ही बॉन्ड बनाने हैं. तो अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, 2s और ये हो गया 2p. p में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 3. अब बेटा जी एक चीज देखो, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं और तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले से ही हैं. जब तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं तो आपको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है. भाई एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना ये हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना था, हाइब्रिडाइजेशन तो मर्जिंग वाला केस था. राइट बेटा, तो है क्या, 3 बॉन्ड बनाने हैं और तीनों के तीनों क्या हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड ऑलरेडी हैं, तो हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जाएंगे और यहाँ पर सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4,
इनमें 3 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर दिखाया जाए तो नाइट्रोजन ऐसे, ये तीन जो हैं ये वाले 1 2 3, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला बोला जाएगा अनशेयर्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर, इसकी ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से, इसकी ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से, इसकी ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से, तो 3 बन जाएंगे बॉन्ड पेयर, और एक ये क्या होगा, ये होगा लोन पेयर, और ये 3 क्या हो गए, 3 बॉन्ड पेयर्स। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये जरूरी नहीं है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। तब आप आखिरी पॉइंट लिखिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन गिव्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन से हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता लगती है। तो क्या ज्योमेट्री होगी कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, वो आपको अभी हम लिखा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन गिव्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर हम लिख रहे हैं आपका जाना पहचाना पुराना नाम हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर हम लिख रहे हैं जियोमेट्री, और यहां पर लिख रहे हैं बॉन्ड एंगल। अभी लिख लो, इसका मतलब समझा देंगे। व्हेन स्ट्रक्चर इज रेगुलर, इसको आप बस लिख ही लेना, समझाएंगे तो हम बाद में जब आपको मॉलिक्यूल्स की शेप पढ़ाएंगे। व्हेन स्ट्रक्चर इज रेगुलर लिख लेना बस। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। बताएंगे आपको, बड़ा गड़बड़ कर रहा है भैया फ़ोन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है ज्योमेट्री, sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, इसी को हम प्यार से बोलते हैं स्क्वायर बाईपिरामिडल। sp3d3 में पेंटागोनल, ये तो याद ही करनी पड़ेगी, हालांकि समझ में भी आ जाएगी जब समझाएंगे बाद में, बाईपिरामिडल। बॉन्ड एंगल लिख लो बस, यहाँ पर होगा 180 का, यहाँ पे 120, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर 2 होते हैं, 90 का भी होता है और 120 का भी होता है। ये तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे। ऑक्टाहेड यहाँ पर होते हैं 90 के, और यहाँ पर भी 2 होंगे, 90 के भी होंगे और 72 के भी होंगे। तो ये बेटा हमने आज का जो लेक्चर ख़त्म किया वो था हाइब्रिडाइजेशन। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो लास्ट में आपको कहानी लिखाई है ये कंटिन्यू होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहाँ पर इस चीज़ को आप फील कर पाओगे कि बेसिकली यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ से आप इसको आप जज करने की कोशिश ना करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो बाकी का आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो बेटा जी लेक्चर आपको बताया था, तभी आप देखें जब पीछे का आपका देखा हुआ हो। सारे लेक्चर्स आप देखोगे तभी आपके समझ में आएगा।
ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट्स और उनके ऑनलाइन डिस्कशन के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नाम लिख के मुझे सजेशंस दे सकते हैं, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।